नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट लेकर आए हैं। तो यूपी पीसीएस के टेस्ट में आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है? इसके पहले और भी टेस्ट कराए गए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हम लोग लगातार इस पे टेस्ट और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं और रैपिड फायर की तरह ही इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आप लोग अगर यूपीएससी, पीसीएस या आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस किसी का भी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो बताइए किसमें किया गया होगा? तो ये है आपका अनुच्छेद 324 में। 324 में ही इलेक्शन कमीशन का है। तो देखिए निर्वाचन आयोग एक अस्थायी तथा स्वतंत्र निकाय है और इसका गठन भारत के संविधान में, जिससे कि भारत का जो संविधान बना था तो उसमें बनाया गया, उस संपन्न कराने के लिए किया गया था, ताकि चुनाव संपन्न कराया जा सके। इसको संविधान के अनुच्छेद 324 में डाला गया और उसके बाद इसमें इसका क्या कार्य है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन कराना, इसको तो करवाना होता है, इसका उत्तरदायित्व है। और देखिए इसका जो अगर कोई भी धांधली होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो इसका जांच कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। डायरेक्ट इसको सुप्रीम कोर्ट के मामले में लाया जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। और तीसरा है, विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखेंगे इसमें, तो इसमें केवल कथन 2 सही है, ठीक है? पहला कथन गलत है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये कथन गलत है और राज्यसभा में आ सकता है। और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, तो ये कथन सही है। तीसरा है, विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये कथन गलत है, प्रावधान नहीं आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें सही लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। अनुच्छेद है और उपबंध है। अनुच्छेद 19(1) के ग में है, संगम या संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के घ में है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। और अनुच्छेद 19(1) के अंग में यानी 5 में है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के में निवास करने का अधिकार। और 19(1) के च यानी 6 में है, कोई वित्त, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। बताइए कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में, ठीक है? और आप बताइए कि कितने अनुसूची होते हैं? तो देखेंगे इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अग्निशमन सेवाएं और बादशालाएं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। और आगे भी है? नहीं। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा एक्सियम, केवल इसमें पहला और दूसरा सही होगा। तो देखिए जैसे कि इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है और गरीबी उन्मूलन का है, ठीक है? और अग्निशमन सेवाएं ये नहीं है, बादशालाओं का ये भी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 और इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध यूएसए के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, कौन सा है? तो वह है आपका विधि का शासन नहीं, अवशिष्ट व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं, विधायिका नहीं, न्यायिक पुनर्लोकन यानी देखिए जस्टिस रिव्यू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्टिस रिव्यू। कहाँ से है? तो यूएसए से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए इसी जगह, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है? कितनी अवधि तक? तो ये रखा जा सकता है 3 माह तक। देखिए ये इसका अवधि बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 माह है। उसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। यहाँ पर राज्य दिया गया है, यहाँ पर गठन का वर्ष दिया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। बताइए कौन कौन से है इसमें? तो इसमें आप देखेंगे
तो गुजरात का 1960 दिया है, सही है। और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का 1961 नहीं है, ये भी 1960 का ही था। और उसके बाद पंजाब, पंजाब का 1965 दिया है, तो पंजाब का 1965 नहीं है, बल्कि हरियाणा का 1966 सही है। तो ये दोनों गलत गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 4 देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो ये है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 42वां नहीं लगाइएगा, 44वां। किसका सरकार था उस टाइम? तो मोरारजी देसाई का सरकार था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए, शोषण मुक्त एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये है। आश्रय और आजीविका का अधिकार ये भी है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, तो ये कथन गलत है। तो इस जो गलत पूछा है तो इसी को सही कर देंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। दूसरा है, यह न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा है, संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। देखिए, ये प्रवर्तनीय नहीं होता है। राज्य के ऊपर होता है कि कौन सा योजना आपको देना है, कौन सा योजना नहीं देना, ये राज्य के ऊपर डिसाइड होता है, इसलिए इसको डीपीएसपी में डाला गया है। तो पहला दूसरा सही होगा, तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? बताना है कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें से। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, बी सिक्किम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किन उपबंधों का होना आवश्यक है? भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले ऋणों का विनियमन, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा होगा सही। तो इसमें ऑप्शन डी लगाइए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा है, कौन शामिल नहीं है इसमें। तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं तो चुनाव के माध्यम से जाते हैं, ये तो होंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे कि सीएम वगैरह होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है ना उत्तर प्रदेश में, वैसे ये भी होते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, देखिए एमएलसी लोग नहीं होते हैं, तो ये परिषद हैं, तो इसको हटा दीजिए, ये शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। दूसरा है, यदि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्य इस समिति में सह सदस्य होते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए, इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के विशेष शक्तियां हैं? लोकसभा की विशेष शक्तियां पूछा हुआ है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में पूछा है। तो धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये सही है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी, तो एक सिर्फ यही थोड़ी ना लेते हैं, बाकी और भी लोग देते हैं, तो ऑप्शन इसमें बी लगा दीजिए। केवल 2 कथन सही है, मतलब कि दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस उद्घोषणा का आधार युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति है।
इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की अस्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। तीसरा है, संसद द्वारा इसकी अस्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये चौथा, इस संसद द्वारा 6 महीने में प्रस्ताव पारित करके इसे कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी लगा दीजिए सही, क्योंकि यही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भी नहीं पूछा है, देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का विशेषता नहीं, धर्मनिरपेक्षता का विशेषता पूछा हुआ है। तो देखिए, राज्य द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं, तो ये सही है। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, तो ये भी सही है। व्यक्ति एवं समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसी को सही कर दीजिए, क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं जनजातियों के लिए? तो वो किया 47 किया गया। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7वीं अनुसूची में प्रस्तुत विषय, विधान परिषदों का सृजन। नीचे दिए गए का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही होगा? तो उसमें देखिए, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा कथन गलत है, तो इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उत्तरदायित्व किया था? बताइए किसने किया था? तो यह किया था आपका बी.डी. जत्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी.डी. जत्ती। तो देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संविधान संघ में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। और उसमें कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का महान्यायवादी शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, और वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक भी होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि पदभार संभाले थे 1952 में। और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी.डी. जत्ती। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें समाचार पत्र, बैंकिंग, प्रतिरक्षा, डाक तौर, तो संघ सूची में समाचार पत्र हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य और नैतिकता। बताइए कौन सा होगा? तो ये देखिए, इसमें 1, 3, 4 लगा दीजिए, 1, 3, 4 और दूसरा हटा दीजिए, सामाजिक समरसता नहीं रहेगा। तो ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, कौन है? तो ये हो जाएगा आपका विधि की समझ क्षमता, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए इसको। देखिए, यहाँ पे कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्णांधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आधुनिक आनुवंशिक विकार है। इस रोग से महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक है, और इसमें व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये होगा आपका पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। तीसरा कथन गलत है, इस रोग से महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हार्मोन है और उसके कार्य हैं।
तो प्रोजेस्टेन, तो ये प्रोजेस्टेन होता है दुग्ध ग्रंथियों का परिवर्धन, और एस्ट्रोजन ये होता है मादा में द्वितीयक लक्षणों का प्रकटन। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, तो ये होता है गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना। और कार्टिसाल, कार्टिसाल गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव देने के लिए तैयार करता है, तो ये कथन गलत है, चौथा वाला गलत है और बाकी तीनों सही है। कार्टिसाल जो एक हार्मोन है जो चयापचय और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहित पूरे शरीर में प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करता है, और तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में मदद करने में भी इसमें हार्मोन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक धूम्रपान का परिणाम है। धूम्रपान का परिणाम रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, हृदय स्पंदन में दर में कमी। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये होगा आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेनिसिलिन यानी प्रतिजैविक की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है? तापमान पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ये रखता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गड़बड़ हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण का अंग है, ठीक है, और यह आदेश व नियंत्रण का यानी कंट्रोल करता है, ऑर्डर करता है, कंट्रोल करता है, इस तरह कार्य करता है। ये कौन? तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। और यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य हैं, जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि। तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये अंग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए, तो इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है, और इसमें थायमिन उपस्थित होता है। इसमें यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका केवल दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, और बाकी पहला और तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन पादपों में वाष्पोत्सर्जन के उद्देश्य हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों का परिवहन, पत्ती की सतह को शीतल रखना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्रोमोसोमीय विकार और प्रभाव, टर्नर सिंड्रोम, मानसिक विकास का अवरुद्ध, मानसिक विकास अवरुद्ध, डाउन सिंड्रोम, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये होता है बांझपन, और रेडमैन सिंड्रोम ये होता है एड्रेनिल हार्मोन अत्यधिक स्राव। बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित है, बाकी तीन गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, पराग कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराग कण, इनकी आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टिन से निर्मित होती है। इनका जीवन तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये मनुष्यों में एलर्जी एवं श्वसन विकार उत्पन्न करते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में अनुपस्थित होता है? लार में, तो यह होता है आपका माल्टोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माल्टोस। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। तो ए बी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कह रहा है कि ए और ए बी जो होते हैं रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप, वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर होते हैं। तो ये सही कह रहा है, रिसीवर होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ए बी रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन नहीं, एंटीजन अनुपस्थित नहीं होता, उपस्थित होता है, तो इससे आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिए। ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में सुमेलित करना है, कौन सा कथन सही है? कह रहा है विकार है, प्रभावित अंग है। कह रहा है पीलिया तो यकृत में होता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र में होता है, डायरिया आंत्र में होता है, मधुमेह अग्नाशय में होता है। सभी ये सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआनित रोग है? प्रोटोजोआनित रोग, तो यह है आपका
कालाजार, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक विकार हैं? अनुवांशिक विकार, तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, स्लीपिंग सिकनेस और डाउन सिंड्रोम, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, तीसरा हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीव विज्ञान के निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है आपका साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पादपों में लघु बीजाणुधीन माइक्रोस्पोरांजिया की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी भित्ति 4 परतों से निर्मित होती है और एपिडर्मिस इसकी सबसे आंतरिक परत है। टेपिटेम की कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से युक्त होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हटा दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्र के अनुमोदन के बिना जैव संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मानव में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? रिकेट्स, तो ये होता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? आप देखिए यहाँ पर नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं है प्रोटीन का। कोशिकाओं की वृद्धि में मरम्मत, तो ये तो होता है। हार्मोन का संश्लेषण, ये भी होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो इसी को सही कर देंगे। चौथा पढ़ दीजिए, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पादप है, इसके वर्ग है, मतलब प्लांट और वर्ग उसके कौन कौन से हैं। तो क्लेमाइडोमोनास ये शैवाल है। स्फेगनम ये मांस है। सिलेजिनैला ये है टेरिडोफाइट। और साइकस तो ये है जिम्नोस्पर्म। तो सही है, सभी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। दूसरा है, लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है। तीसरा है, वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। और चौथा है, ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये कथन गलत है, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि के लिए मोन्टोक्स परीक्षण किया जाता है? मोन्टोक्स परीक्षण, तो यह होता है आपका तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के पैर की निम्नलिखित अस्थियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। इलियम है, फिबुला, फैलेंजेज और फीमर, बताइए कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें पहले इलियम है, इलियम के बाद आएगा फीमर, फीमर के बाद फिबुला और फिर उसके बाद फैलेंजेज। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं कि कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा उपस्थित होता है और जो कि शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लवड़ों की उपस्थिति में अस्थियां कठोर होती हैं और मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों यानी हड्डियों के अकुच उपस्थियों का बना होता है। ऐसे दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है, जैसे अस्थि कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय, देखिए यहाँ पे जो अच्छी कंकाल है, अच्छी कंकाल 80 अस्थियाँ होती हैं और जो शरीर का मुख्य अक्ष वितरित होता है, जैसे कि ये करोटी, मेरुदंड, ये स्टर्नम और पसलियाँ, अक्षी कंकाल का गठन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख लीजिए, तो याद कर लीजिए, इसमें इलियम होगा, फीमर, फिर फिबुला, फिर फ्लेंजेज। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत, तो यह किया था स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट नहीं, इसको भी फाइनल कर देते हैं। कौन सा कथन सत्य फल है? आम, पपीता, अमरूद, नारियल, कौन सा होगा? तो ये आम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई थी? किस समिति के सुझाव में की गई थी? तो ये किया गया था शिवराम समिति। क्वेश्चन नंबर 52 है,
निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है? ऋणी, कृषक, पेंशनभोगी, उपभोक्ता। कौन सा होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऋणी और कृषक। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का कार्य प्रयोग किया जाता है? अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम सुरक्षित और स्थिर विनिमय दर प्रणाली या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली। कौन सा कथन सही होगा? तो यह सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? निर्यात में वृद्धि, घरेलू उद्योगों का को सुरक्षा, मुद्रास्फीति में कमी। कौन सा सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका निर्यात में वृद्धि और घरेलू उद्योग में सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक स्थिति का नहीं है। तो ये मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण ये तो है। आर्थिक विकास एवं स्थिरता में बढ़ोतरी ये भी है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण ये भी है। राजकोषीय घाटे में कमी करना तो ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, लेखक को पुस्तक बहुत सारे पूछते हैं तो इसको याद कर लीजिए। एडम स्मिथ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पद और व्याख्या है। सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। व्याख्या दिया गया है, पूछा है कौन से इसमें सुमेलित है। तो सकल राजकोषीय घाटा तो ये किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत है। सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर है, ये तो सही है। राजस्व घाटा ये कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को हटाने से प्राप्त, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन लगा देंगे ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी देश की आंतरिक संरचनाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश है और इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए लास्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो। तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आवर कॉमन फ्यूचर तो यह है आपका धारणीय विकास। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? विदेशी ऋणों का भुगतान, वेतन एवं पेंशन के भार में कमी, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा आपका तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिए डी। ठीक है, तीनों कथन सही है। तो आप देखेंगे तो राजस्व घाटा तब होता है जब प्राप्त शुद्ध आय अनुमानित आय से कम होती है, और ऐसा तब होता है जब राजस्व की वास्तविक राशि और व्यय की वास्तविक राशि बजटीय राजस्व एवं व्यय के अनुरूप नहीं होती है। यह राजस्व अधिशेष की वितरित होती है, जो तब होता है जब शुद्ध आय की वास्तविक राशि अनुमानित राशि से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए ये कथन सही हो जाएगा तीनों। तो देखिए इस प्रकार आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किया है, इसमें 150 क्वेश्चन है। 150 अब बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देखिए इसको और इसको रिपीट करिए, रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।